ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो थोड़ा सा मुझे अब मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मेरा नाम शिवम पांचाल है और अभी मैं करंटली वर्किंग हूँ एज ए सीनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव। और मुझे टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम एसईओ सीखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया है बेसिक, मतलब कि एसईओ के बारे में, एसईओ होता क्या है? देन आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होता है जिससे हम्म, पता चलता है कि इस वक्त वर्डप्रेस मतलब कौन से ट्रेंडिंग पे है, मतलब ओके। ज्यादा क्या सर्च हो रहा है इस वक्त गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे। ओके, अमन आपको पता है कुछ इसके बारे में, एसईओ के बारे में? भैया, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और क्या बोलते हैं, इससे हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, हम्म। तो उसको उसकी रैंक हाई करने के लिए। हम्म। चलो तुम दोनों को मतलब कि जो भी है आपको पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि इस कोर्स को कंटिन्यू करने से पहले, कि एसईओ में क्या है ना, आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको ना प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए इसमें, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, है ना? तो हम थ्योरी तो सीखेंगे ही, लेकिन हमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखना है, क्योंकि अगर कहीं आप जॉब भी करते हो तो आपको प्रैक्टिकली करना होगा वहाँ पे काम चीज़ें। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एसईओ को। जैसा आपको पता है कि एसईओ होता क्या है। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ एसईओ के बारे में। एसईओ क्या है, सभी को पता है, आप दोनों को पता है फुल फॉर्म क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है ना, जो आपकी वेबसाइट होती है, आपको पता होगा वेबसाइट क्या होती है। नॉर्मली किसी किसी वेबसाइट विजिट करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या कोई सर्विस वेबसाइट होती है तो विजिट करते हैं ना। तो उस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम एसईओ करते हैं, ताकि वो गूगल में किसी भी सर्च इंजन में वो रैंक हो। रैंक का मतलब है कि टॉप पोजीशन में आए, फर्स्ट पेज पर। अब जो भी सर्विस ऑफर ऑफर कर रहे हो या फिर आपका कोई ब्लॉग वेबसाइट है, तो वहां से आपको क्या होता है, विजिबिलिटी इंप्रूव होती है आपकी वेबसाइट की, ज्यादातर लोगों की रीच पहुंचती है। उससे जो आपकी सर्विस होती है, आप ज्यादा ज्यादा लोगों को दिखेगी। आपके वहां से चांस होते हैं, आप जो भी आप सेल कर रहे हो ना, आपको वहाँ कन्वर्ट होने की, आपको क्लाइंट्स मिलने की, आपकी सर्विस सेल होती है वहाँ पे। इसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनिकली होता है, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना किसी को। आपको सिर्फ एसईओ में इन्वेस्टमेंट करनी है, एसईओ की प्रैक्टिस फॉलो करनी है, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट के थोड़ा अलग होता है बिल्कुल, जैसे जो पेड ऐड होते हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है ऐड के लिए। ठीक है ना, एड स्पेंड जिसको हम बोलते हैं। लेकिन एसईओ में ऐसा कुछ नहीं, ऑर्गेनिकली हम इसमें करते हैं सारा काम। ठीक है। ओके। एसईओ इम्पोर्टेंट क्यों है ओके हमारे लिए? भैया। एसईओ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात, आपकी वेबसाइट की मैंने आपको बताया कि विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, ज्यादा लोगों को दिखेगी। ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेड ट्रैफिक, एक होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो ट्रैफिक होता है जो आपके गूगल सर्च से या फिर किसी भी सर्च इंजन के सर्च करने से जो आ रहा है ट्रैफिक, जो आता है ना, वो होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जिनको हम बोलते हैं। एक होता है पेड ट्रैफिक, अगर हम कोई एड रन करते हैं या सोशल मीडिया पे या फिर गूगल पे, वो होता है पेड ट्रैफिक, इसके लिए हम पैसा दे रहे होते हैं ट्रैफिक के लिए। ठीक है। एसईओ से क्या होता है, आपके वेबसाइट के ट्रस्ट बिल्ड होता है। ऑप्टिमाइज करते हैं हम, उस पर लिंक बिल्डिंग करते हैं, तो उससे आपकी वेबसाइट की ना ट्रस्ट बढ़ता है, वो गूगल और ज्यादा लोगों को दिखाता है। ठीक है। इससे यूजर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होता है आपके एसईओ करने से। ठीक है। बेसिकली जो एसईओ होता है ना, तो मतलब कि कोई वेबसाइट गूगल कैसे रैंक कैसे कर रहा है वो। ठीक है, किस तरीके से किसी वेबसाइट को नंबर पोजीशन पे दे रहा है, 1 2 3, किस तरीके से उनको रैंक कर रहा है। तो मेजरली जो है ना, इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है क्रोलिंग, फिर होता है इंडेक्सिंग, फिर होता है रैंकिंग। ठीक है। हमें ये समझना होता है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। जितना बेटर आप समझ पाओगे ना कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, उतना बेटर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। ठीक है। सर्च इंजन तो पता होगा आपको क्या क्या होते हैं सर्च इंजन, पता है आपको? जैसे जैसे गूगल हम्म। या फिर बिंग हम्म। या फिर बाइडू चाइना का, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस सेम। टाइप से ये। सर्च इंजन वही होता है, जैसे कि एक मतलब कि एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो आप यहाँ पे जाकर गूगल करते हो या फिर बिंग करते हो या फिर जो यांडेक्स है ना। ये सभी क्या सर्च इंजन है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम यहाँ पे जाकर सर्च करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पे जो रिजल्ट आ रहे हैं ना वहाँ पे सर्च करने पे, वो किस बिहाफ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहला आता है क्रोलिंग। क्रोलिंग का मतलब ये होता है कि एक बोट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोलर। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है किसी भी सर्च इंजन का। जैसे गूगल है तो गूगल का अपना एक बोट है, गूगल बोट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक बोट होता है। ये किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को क्रोल करता है। क्रोल करने का मतलब है उसको रीड करता है, समझता है कि उस वेबसाइट पे है क्या। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है। ठीक है। वेबसाइट को क्रोल करने के बाद, उसको रीड करने के बाद, फिर क्या करता है गूगल, अपने डाटाबेस में इसको स्टोर करता है। उसका अपना एक डाटाबेस होता है। ठीक है, जैसे हम मान लो कोई एक वेबसाइट है, उसने उस वेब पेज को क्रोल किया, रीड किया कि वो है वेबसाइट किस बारे में है, वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है, उसने इसको रीड कर लिया। देन इसको इंडेक्स करेगा अपने डाटाबेस में।
अब जब भी कोई यूजर कोई क्वेरी करेगा, अगर वो रेलिवेंट है, उस वेबसाइट से मैच कर रही है, देन वो उसको रैंकिंग देगा। ठीक है। ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि वेबसाइट रैंक होती है। और रैंकिंग कैसे होती है? गूगल के कुछ रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, उसकी कुछ एल्गोरिथम होती हैं। ठीक है, कम से कम कुछ 200 गूगल के रैंकिंग फैक्टर हैं जो गूगल ने बताए हुए नहीं है, लेकिन हम कुछ मानते हैं, जैसे कुछ कीवर्ड के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, बैकलिंक प्रोफाइल के हिसाब से। ठीक है, मोबाइल आपकी रिस्पॉन्सिव है नहीं है, तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे वो आपको रैंकिंग देता है किसी वेबसाइट को। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्रोलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। ठीक है। कोई डाउट डाउट आपको इन तीनों चीजों में? नहीं अभी तो नो भैया। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्रोलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग। जी। ये छोटी छोटी चीजें ना, हाँ अगर जी आप कहीं भैया। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको इंटरव्यू में कहीं जाओगे तो अब ये पूछी जाती हैं, तो इसको आपको ना थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। ठीक है ना। बाकी मैं आपको ये शेयर कर दूंगा पीपीटी, देख लेना आप। मैंने आपको बता दिया, क्रोलिंग एक बोट होता है। ठीक है ना, कि सॉफ्टवेयर होता है किसी भी सर्च इंजन का, जिसको हम स्पाइडर बोलते हैं, क्रोलर बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछे क्रोलर क्या होता है या फिर स्पाइडर्स क्या होता है, तो आपको बता देना ये की वेबसाइट को क्रोल करता है, उसको रीड करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करता है, अपने डाटाबेस में स्टोर करता है। इंडेक्सिंग बता दिया आपको। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होती है? जैसे आपने सुना होगा, गूगल की एल्गोरिथम होती है, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर होता है, ये भी एक कुछ रूल होते हैं कि किसी वेबसाइट को कैसे रैंक करना है। ठीक है, रेलिवेंसी के हिसाब से कि कोई जो आप किसी भी यूजर ने कोई क्वेरी करी है तो कितनी रेलिवेंट है किसी क्वेरी की, किसी तो उस वेब पेज को रैंक देता है उस हिसाब से। मतलब रेलिवेंट कैसे, मतलब रेलिवेंट जैसे मान लो आपने कोई सर्च किया है, मान लो कीवर्ड सर्च किया एसईओ सर्विसेज, तो उसके डाटाबेस में वो देखेगा कि एसईओ सर्विसेज से मिलता जुलता कौन सा पेज है, या फिर ज्यादा वो नियर किसके है। ठीक है। ओके ओके। हाँ, वो सिर्फ एक ही चीज नहीं देखेगा, काफी सारी चीजें देखेगा कि वो वेबसाइट का मतलब कि स्कोर क्या है, मतलब कि वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है नहीं है, कहीं डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है, हाई क्वालिटी कंटेंट है नहीं है, वेबसाइट के डोमेन, मतलब कि जो डोमेन होता है उसकी एज क्या है, कितना डोमेन पुराना है, मार्केट में कितने टाइम से है वो। तो इन सारी चीजों के बाद वो ना वेबसाइट को रैंक करता है। तो वो डिसाइड करते हैं गूगल के एल्गोरिथम कि किस ओके। वेबसाइट को कैसे रैंक करना है। ठीक है। अब हमारा ये आता है कि एसईओ कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एसईओ के टाइप्स होते हैं कि हम, जैसे ऑन पेज एसईओ एक होता है, ऑफ पेज एसईओ, फिर आता है टेक्निकल एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं पहले। ऑन पेज एसईओ, जब हम इसमें क्या होता है, अपनी वेबसाइट के ना इंटरनली काम करते हैं, वेबसाइट के अंदर से काम करते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपने वेबसाइट की कंटेंट क्वालिटी को देखते हैं कि हमारे कंटेंट ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है। जो यूजर के सर्च इंटेंट से मैच हो रहा हो। सर्च इंटेंट पता क्या होता है आपको? समझ में आ रहा हो आपको सर्च इंटेंट? क्या? हेलो, सर्च इंटेंट समझ में आता है आपको? इसका मतलब क्या होता है सर्च इंटेंट? जो भी हमने कुछ उस पर सर्च करा है उससे रिलेटेड जो भी चीजें आएगी उसका हाँ, इंटेंट। जैसे कोई यूजर कोई क्वेरी करता है ना, तो उसके पीछे एक इंटेंट होता है, उसका कुछ इरादा होता है कि उसे कुछ चाहिए क्या एग्जैक्टली exactly। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के इंटेंट होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन, कोई यूजर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है किसी कीवर्ड के बिहाफ पे, कोई कुछ खरीदना चाहता है। ठीक है। ठीक। तो कोई कुछ कंपैरिजन करना चाहता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये एक इंटेंट होते हैं यूजर के, कि किस टाइप का कोई इंटेंट होता है यूजर का। उन पे जैसे हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट के अंदर जो भी हम कंटेंट लिखा है उसके अंदर कीवर्ड प्लेसमेंट करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होते हैं, जो हम कीवर्ड फाइंड करते हैं ना अपने कंटेंट के अंदर, उनको यूज करते हैं नेचुरली, हेडिंग्स के अंदर, मेटा टैग्स के अंदर, कंटेंट के अंदर, ताकि गूगल को पता चले कि हम किस कीवर्ड पर काम कर रहे हैं, कि किस कीवर्ड पे हमें उससे रैंकिंग चाहिए, तो हम कीवर्ड के थ्रू यूज करके अपने कंटेंट के अंदर बताते हैं गूगल। ठीक है। हेडिंग्स होती है हमारी कुछ H1 से H6 तक हमारी हेडिंग होती है। H1 जो होती है सबसे बड़ी हेडिंग होती है, जिसको हम टाइटल भी बोलते हैं H1। फिर उससे छोटी H2 होती है, फिर H3 होती है, सबसे छोटी जो हेडिंग होती है वो H6 होती है। अपने कंटेंट को हमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि आपको हेडिंग्स यूज करके आपको अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है। फिर उन पे जैसे हमें यूआरएल स्ट्रक्चर, आप जो आपका अपने वेबसाइट का आपने कोई यूआरएल देखा हुआ, पता है यूआरएल क्या होता है? यूआरएल, जो लिंक होगा उसका। हाँ, लिंक, सेम वही यूआरएल होता है ना लिंक होता है जो। हाँ, उसी को हम यूआरएल बोलते हैं। ठीक है। तो उसको हम क्या कर, अब आपने देखो काफी सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो लंबे लंबे यूआरएल लगती हैं, जिनके अंदर कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाता है, नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे यूआरएल को फॉलो नहीं करना। ठीक है, हमें जब भी हम कोई यूआरएल बनाएंगे इन फ्यूचर, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका यूआरएल शॉर्ट हो, उसके अंदर आप अपना कीवर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, ताकि वो एक डिस्क्रिप्टिव लगे यूजर को, या फिर किसी भी सर्च इंजन को भी एक बेस्ट वो दे। ठीक है, आपको लंबे लंबे यूआरएल नहीं रखना, ना इसमें कोई न्यूमेरिकल नंबर डालना है 2025 या इस तरीके से कुछ आपने यूआरएल में डाल दिया, आपको शॉर्ट रखना है। ठीक है, उसमें आप कीवर्ड यूज कर सकते हो अपना। बाकी हम वन पेज जैसे में इंटरलिंकिंग करते हैं कि अपने एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज से जो हमारे ऑलरेडी वेबसाइट पे होते हैं अवेलेबल। ठीक है। फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन, अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज करना है। हम जब भी अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज अपलोड करते हैं ना,
तो उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। जैसे अगर हम अपनी वेबसाइट हमारी फास्ट अगर लोड होगी ना, तो हमें इमेज को कंप्रेस कर यूज करना होता है अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि अगर ज्यादा हम हाई क्वालिटी की इमेज यूज करेंगे तो हमारी वेबसाइट हो सकता है लोड ले। अगर लोड लेगी तो ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव सिग्नल देगा किसी भी सर्च इंजन को। तो मेक श्योर ये मतलब करना है देर में सर्च होएगा वो। हाँ हाँ, आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है ना वो फास्ट होनी चाहिए। जितनी आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट होगी तो गूगल को ग्रीन सिग्नल देगा, तो आपके वो ज्यादा चांसेस है रैंकिंग की। तो मेक श्योर ये करना जब भी आप अपनी फास्ट इन द सेंस कि मतलब हाँ प्रोसेसिंग उसकी फास्ट होनी चाहिए। हाँ हाँ, फास्ट होनी चाहिए आपकी वेबसाइट की। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको ये भी चीज ध्यान रखनी होती है, एक तो आपको इमेज कंप्रेस करके डालनी है, ठीक है, साइज उसका। बाकी उसमें एक ऑप्शन होता है ओल्ड टेक्स्ट का। ओल्ड टेक्स्ट हम यूज करते हैं बताने के लिए इमेज किस बारे में है। उसके अंदर क्या होता है, आप अपना कीवर्ड यूज कर सकते हो। बाकी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है, कैसे हम इमेज को ऑप्टिमाइज करते अच्छा, वो हैं। जो इमेज के नीचे साइड में डिस्क्रिप्शन आता है उसका इमेज के लिए। हाँ, वहाँ पे ऑप्शन होते हैं काफी सारे, ओल्ड टेक्स्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। जैसे मैं बताता हूँ ओल्ड टेक्स्ट क्या होता है। जैसे आपने आपके वेब पेज पे कोई इमेज डली हुई है, ठीक है, अब वो जैसे किसी यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करा, बाई चांस उसका नेट स्लो हो सकता है या फिर कोई टेक्निकल इशू हुआ जिससे वो इमेज शो नहीं हुई, तो वहाँ पे क्या होगा, एक आइकन बन जाता है इमेज का, ठीक है ना। इमेज का आइकन बन जाता है कि वहाँ पे लगता है कि इमेज थी, लेकिन इमेज दिख नहीं रही, वो किसी नेट के इशू की हो सकता है कि उसका नेट स्लो हो यूजर का, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छा वहां आप पे एरर दिखा देता है ना। हाँ, वहाँ पे इमेज का आइकन आता है, इमेज का आइकन सा। हाँ मतलब हाँ स्पेस आ हाँ इमेज जाती बन है वहां जाती पर। है। हाँ हाँ, तो अगर हम ओल्ड टेक्स्ट यूज करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, इमेज का आइकन नहीं आएगा, ओल्ड टेक्स्ट दिखेगा यूजर को, ठीक है। तो वहाँ पे हम उस ओके, तरीके से दिखा सकते हैं ओल्ड टेक्स्ट के थ्रू। ठीक। ये सब चीजें हमारे ऑन पेज एसईओ में आती हैं, जब हम अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं इंटरनली, अपनी वेबसाइट के अंदर से काम करते हैं हम। जैसे उसके कंटेंट को, कीवर्ड्स को, मेटा टैग्स, यूआरएल स्ट्रक्चर, इंटरनल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हमारे ऑन पेज एसईओ में आती है, ठीक है। ठीक। फिर आता हमारा टेक्निकल एसईओ, ठीक है। टेक्निकल एसईओ में ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट का बैकएंड होता है ना, वेबसाइट की स्पीड हो गया या फिर मोबाइल फ्रेंडली हो गया। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब समझते हो आप? मतलब फोन में जल्दी यूज हो जाए, मतलब जल्दी ओपन हो जाए। जो वेबसाइट पे इजीली भी रन हो जाए। नहीं नहीं, वो चीज अलग हो गई। जैसे मोबाइल फ्रेंडली का मतलब ये है कि आपकी कोई वेबसाइट है वो हर डिवाइस में रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं हाँ। कि डेस्कटॉप में तो वो बढ़िया दिख रही, लेआउट उसका अच्छा है, लेकिन मोबाइल में बिगड़ी हुई लेआउट इधर उधर जा रहा है अच्छा, ना। तो आप हाँ, तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, हर डिवाइस में वो प्रॉपर दिखनी चाहिए उसका जो लेआउट है एक्चुअल। इसको बोलते हैं मोबाइल फ्रेंडली, ओके। है ना। क्योंकि अब गूगल की जो प्रायोरिटी है ना, ज्यादा लोग क्या करते हैं, मोबाइल से सर्च करते हैं। तो गूगल की प्रायोरिटी क्या है, मोबाइल की ज्यादा होती है। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है ना, वो मोबाइल को ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, मोबाइल डिवाइस में, मोबाइल हो या भी टैबलेट हो, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। फिर आता है हमारा साइट आर्किटेक्चर। आपके जो नेविगेशन होते हैं ना, मेन्यूज होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए। आपके वेबसाइट में जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस है ना, जो भी आप लैंड करवाना चाहते हो यूजर को, तो उनके नेविगेशन क्लियरली होने चाहिए आपकी वेबसाइट पे, ताकि किसी यूजर को दिक्कत ना आए। फिर आता है हमारा एक्सएमएल साइट मैप। साइट मैप पता है आपको क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कभी साइट मैप? क्या? हेलो। मैं कह रहा हूँ साइट मैप पता है आपको, नहीं साइट भैया। मैप? नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। साइट मैप एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि आपके जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं ना, जो आपकी वेबसाइट पर लाइव पेजेस होते हैं, वो आपको आपकी इस फाइल में मिल जाते हैं साइट मैप में। इससे क्या होता है कि गूगल अब जब भी आपकी वेबसाइट विजिट करेगा, तो सीधा वो हर यूआरएल पे नहीं जाएगा, सीधा इस फाइल में आएगा, उसको सारे लाइव यूआरएल मिल जाएंगे इसमें, इस वाली फाइल में, साइट मैप वाली में, है ना। तो समझ इस में नहीं साइट आया अभी चीज से। मैं आपको समझाता हूँ। साइट मैप एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर जो आपकी वेबसाइट पर भी पेजेस हैं जो लाइव हैं, जी। ठीक है, वो उनके जो यूआरएल्स होते हैं ना, यूआरएल्स, वो हम्म। आपको इस साइट मैप में देखने को मिल जाएंगे लाइव सारे। लाइव मतलब जो अभी चल रहे हैं, भैया। जिनको, जैसे मैं आपको अच्छा चल समझाता हूँ, रहे हैं। एक मिनट में आपको चलता हूँ, मैं आपको एक वेबसाइट पर दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी खुद की वेबसाइट है, ठीक है। देखो जैसे मेरी वेबसाइट है, तो जैसे ये इस पे मैंने क्लिक किया, इस ब्लॉग पे, तो ये पेज हो गया, तो ये लाइव यूआरएल है, ये ऊपर ये जो आ रहा है, ठीक अच्छा। है। अब ये लाइव यूआरएल साइट मैप में होते हैं, मैं आपको साइट मैप दिखाता हूँ। तो ये होता है साइट मैप किसी वेबसाइट का। अब यहाँ देखोगे आपके जो यूआरएल है ना लाइव, जो अभी अवेलेबल है, जो लाइव है, यूजर उसको एक्सेस कर सकता है वेबसाइट पे, तो यहाँ पे सारे यूआरएल हैं। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन है कि वो पेज कब अपडेट हुआ था लास्ट, ठीक है। ओके।
अब यूज जो गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आएगा वो हर बार मतलब इससे अब इसमें क्या काफी सारे ब्लॉग होंगे, ठीक है, जो हो सकता है ड्राफ्ट में पड़े हों या फिर जिनको मैं गूगल में मैं इंडेक्स नहीं करना चाहता, रैंक नहीं करना चाहता, वो उनको भी क्रॉल कर लेगा। तो ये क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका क्रॉलर का। हम चाहते हैं कि वो वेबसाइट पर आए तो जो हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस है सिर्फ उन्हीं को क्रॉल करे जो लाइव हैं। तो आपका जो क्रॉलर है ना वो सीधा इस फाइल पर आएगा, अगर ये फाइल आपकी वेबसाइट में होगी तो, ठीक है, वो सीधा ठीक। इस फाइल पर आएगा। उसको ये यूआरएल यहाँ पे मिल जाएंगे कि किस किसको उसको इंडेक्स करना है, और उसको ये भी पता चल जाएगा कि ये पेज कब अपडेट हुआ था लास्ट, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरी पोस्ट है ये वाली, मान लो मैं इसको आज अपडेट कर दूं, अभी अपडेट कर दूं, ठीक है, तो गूगल मेरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इस फाइल के अंदर कि मैंने पेज अभी अपडेट किया है। तो गूगल इसको जाके इस फाइल को रीड कर लेगा और जाके अपने सर्च में जाके इसको अपडेट कर देगा, ठीक है। तो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइट मैप बोलते हैं इसको हम। ठीक और ठीक। जो साइट मैप होता है ना वो दो साइट मैप दो तरीके के होते हैं हमारे। एक होता है हमारा HTML, एक होता है हमारा XML, ठीक है। ये भी चीज़ है ना, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है आपसे कि साइट मैप हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो साइट मैप होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है XML, यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये होता है XML, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना XML साइट मैप। जो ये वाला साइट मैप होता है वो होता है क्रॉलर के लिए, बोट के लिए, जो किसी भी सर्च इंजन का जो बोट होता है ना उसके लिए होता है, ठीक है। इसको ह्यूमन कोई रीड नहीं करेगा इसको, ये सिर्फ इसको बोट रीड करेगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि साइट मैप XML क्या होता है और HTML साइट मैप क्या होता है। तो XML जो होता है वो बोट के लिए होता है, क्रॉलर के लिए, स्पाइडर के लिए, ठीक है। और जो HTML वाला होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, HTML वाला दिखाता हूँ आपको मैं एक बार। जैसे मैंने बनाया हुआ है HTML वाला, ये होता है यूजर के लिए। इसमें क्या होता है सारे इंपॉर्टेंट मेरे ये जो यूआरएल है ना आपको यहाँ पे सभी मिल जाएंगे देखने के लिए। अब कोई यूजर इसमें आएगा उसको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे यूआरएल देखने को, तो इजीली यहाँ से नेविगेट कर सकता है वो किसी भी पोस्ट पे या फिर किसी भी पेज पे डायरेक्टली। ये होता है यूजर के लिए जो होता है HTML वाला साइट मैप। तो आपको पता होना चाहिए कि साइट मैप क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट से भी, क्योंकि इंटरव्यू में ना थियोरिटिकल आपसे चीजें पूछेंगे, प्रैक्टिकल नहीं पूछते तुम्हें। प्रैक्टिकल तो आप करोगे वो चीज अलग है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है टेक्निकल एसईओ में आती है। फिर आता है हमारा ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट के बाहर से काम करते हैं, ठीक है। बाहर से इन द सेंस कि हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं बाहर से, ताकि हमारी वेबसाइट की जो है अथॉरिटी बिल्ड हो। अथॉरिटी का मतलब यह है कि उस पर लोग ट्रस्ट करें, लोग भी करें और जो सर्च इंजन है वो भी ट्रस्ट करें। और वो किस ब्याह पर ट्रस्ट करता है, वो करता है गूगल, जो भी किसी भी वो है ना सर्च इंजन, वो करता है बैकलिंक प्रोफाइल के हिसाब से। बैकलिंक प्रोफाइल जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट में बैकलिंक प्रोफाइल होंगी हाई क्वालिटी की, उतनी ज्यादा आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। तो गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन उसको ज्यादा रैंक करेगा, ठीक है ना। तो मेनली जो होता है आपकी जो ऑफ पेज एसईओ में होता है हम करते हैं बैकलिंक्स बनाते हैं, ठीक है। बैकलिंक्स बनाने के लिए हम काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रोफाइल क्रिएशन हो गया, सोशल बुक मार्किंग हो गया, ठीक है, गेस्ट पोस्ट हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या होता है ऑफ पेज एसईओ में आती है। इसमें हम अपनी वेबसाइट के बाहर से काम करते हैं अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ये सब हमारे ऑफ पेज एसईओ में आती है, ठीक है। हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कीवर्ड्स तो पता है आपको क्या होते हैं? कीवर्ड्स तो आपको पता है कीवर्ड्स क्या होते हैं? हाँ, जो हम सर्च कर रहे हैं जैसे हाँ हाँ प्लेस विजिट इन दिल्ली, ये कीवर्ड हो गया। हाँ हाँ। तो ये क्या होते हैं कीवर्ड्स होते हैं, फ्रेज जिनको बोलते हैं, जो कोई यूजर सर्च कर रहा है वो कीवर्ड्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में, जहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस कीवर्ड पे क्या सर्च वॉल्यूम है, मतलब कि किस कीवर्ड पे कोई कितना सर्च कर रहा है मंथली उसको, ठीक है ना। तो हम कुछ टूल है यहाँ ठीक। पे, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल का खुद का टूल है फ्री। मोस्टली जो यूज करते हैं गूगल एड्स वाले यूज करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर को, लेकिन अभी के टाइम में क्या है ना एसईओ वाले भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। एक टूल है ओवर सजेस्ट, और सैमरस भी है, एचरेफ भी है। ये काफी सारे जो है पॉपुलर टूल हैं, इनका फ्री वर्जन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में, है ना। तो हम डायरेक्ट चलते हैं वेबसाइट पर, लाइव देखेंगे है ना कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे मैं आता हूँ गूगल पे, आप यहाँ सर्च करोगे गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। सिंपली इस पर आ जाना, आप अपना अकाउंट बना लेना यहाँ पे, साइन इन करोगे, यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा। तो आपको इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है, जब आपका अकाउंट बन जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर आना डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे, ठीक है। जैसे आपका कोई कीवर्ड्स है, आप पता करना चाहते हो कि किस कीवर्ड पे क्या सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ कोई कीवर्ड सर्च करा, पहले हम सर्च करता हूँ मैं एसईओ सर्विसेज, सपोज एक कीवर्ड है। अब मुझे इस कीवर्ड पर चेक करना है कि इस कीवर्ड में क्या सर्च वॉल्यूम है, या फिर मुझे और कीवर्ड्स निकालने हैं कि किन किन कीवर्ड्स पर मैं काम कर सकता हूँ या वो ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए।
ठीक है, तो मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे डालूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। आप जिस भी लोकेशन पे काम कर रहे हो, आप इंडिया के लिए काम कर रहे हो या फिर किसी अदर कंट्री के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप पर्टिकुलर जैसे दिल्ली के लोकेशन देख रहे हो, अगर मैं दिल्ली में देखूँ इसको कि दिल्ली में इस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है, क्या इसका डाटा है, ठीक है, इसमें मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे डाटा यहाँ दिखा देगा। देखो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे इस कीवर्ड पे एवरेज मंथली सर्चेस हैं 1000 से 10,000 तक। ठीक है, मतलब कि इसको जो है 1000 से 10,000 तक लोग मंथली सर्च करते हैं हर बार। ठीक है, और ठीक। यहाँ पे आप देखोगे कंपटीशन लिखा है लो, कि इस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ना बिड विड, ये एड वालों के लिए होता है कि किस कीवर्ड पे क्या बिड लगी हुई है, लोग कौन कितना पैसा दे रहा है इसके लिए, ये एड वालों के लिए होता है। हमें ऑर्गेनिकली हम काम कर रहे हैं एसईओ के लिए, तो हमें सिर्फ उसका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देखना है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, जब भी आप किसी वेबसाइट पे काम करते हो तो इनिशियली आपको ऐसे कीवर्ड पकड़नी है जो जिनका कंपटीशन लो हो। ठीक है, ठीक। अगर आप ऐसे कीवर्ड पकड़ लोगे जिसपे कंपटीशन हाई है तो आपको काफी टाइम लग जाएगा उस वेबसाइट को रैंक करने में। ठीक है, तो अगर आपके कोई पास अच्छी कोई वेबसाइट आती है, खुद की वेबसाइट हो, मेक श्योर करो कि स्टार्टिंग में आप लॉन्ग टेल कीवर्ड लो, थोड़े लंबे वाले। उन पे क्या होता है ना, कंपटीशन लेवल कम होता है। जैसे अगर मैं सर्च करूँ एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, एनसीआर, इस तरीके से, या फिर बेस्ट, इस तरीके से कुछ लंबे कीवर्ड लेके ना, इस पे क्या होता है कंपटीशन लेवल कम होता है, तो आपको ज्यादा चांस होता है इस पर रैंक करने की। जैसे ये कीवर्ड है बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर, मैं इस कीवर्ड को चेक करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखा देगा इसमें सर्चेस कितने हैं। स्टार्टिंग में मेक श्योर ये करना है जिस कीवर्ड पर आप काम करो, कम से कम 500 तक सर्चेस हो मंथली उस पे, है ना। ठीक। मिनिमम मिनिमम उस पर 500 सर्च वॉल्यूम हो, और कंपटीशन लेवल तो लो होने चाहिए। बाकी अगर आपको इससे ज्यादा ट्रैफिक वाले कीवर्ड मिल जाए जिस पर कंपटीशन लेवल हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर काम कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं। बाकी आपको और भी कीवर्ड्स देखने हो कि मिलते जुलते अभी और भी कीवर्ड्स यहाँ पे देखोगे नीचे, एसईओ कंपनी इन दिल्ली, उस पर कितना सर्च वॉल्यूम है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कीवर्ड्स आइडियाज निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक टूल ये है कीवर्ड रिसर्च के लिए। अब हम चलते हैं, मैं आपको एक टूल और दिखाता हूँ, वो है ओवर सजेस्ट। एक टूल ये है ओवर सजेस्ट, इसका फ्री वर्जन है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, सिंपली यहाँ पे अकाउंट बना लेना। तो हमें इन सब पे बनाए या फिर एक पे बनाए बस नहीं, अभी आप के लिए? आप कोई भी टूल एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ओ, टूल है, यहाँ पे आप कर सकते हो यूज। ठीक है ना, ओके। बाकी मैं अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, मैं तो मोस्टली इसको मैं करता हूँ गो कीवर्ड प्लानर का, क्योंकि गूगल का? गूगल, हाँ, क्योंकि गूगल का खुद का टूल ये है। ठीक है, ठीक। क्योंकि इसके पास क्या है ना, एक्यूरेट डाटा है किसी भी ठीक। कीवर्ड का। ये तो आपको मैनिपुलेट करके आपको दिखा देंगे, लेकिन गूगल आपको वही दिखाएगा जो उसका डाटा है। ठीक है ना, मैं ओके। आपको सिर्फ टूल्स बता रहा हूँ कि आप ये यूज कर सकते हो कीवर्ड ठीक है। रिसर्च के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक दो यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे हम सर्च करते हैं एसईओ सर्विसेज इंडिया के अंदर। ठीक है, ये दिखा रहा है इस पे सर्च वॉल्यूम इतना है 9,000 तक। ठीक है, एसईओ डिफिकल्टी दिखा रहा है, देखो इस कीवर्ड पे डिफिकल्टी कितनी दिखा रहा है, 81। ठीक है, मतलब कि कितना डिफिकल्ट है इस कीवर्ड को रैंक करना। ठीक है, यहाँ पे समझोगे ना, एसडी का मतलब है एसईओ डिफिकल्टी, और पीडी का मतलब है पेड डिफिकल्टी। ठीक है, कितना क्या इस एक बार से बोलना? हेलो। यहाँ पे लिखा हुआ ना, पीडी लिखा हुआ है, यहाँ पे एसडी लिखा हुआ है। हम्म। एसडी का मतलब है एसईओ डिफिकल्टी, कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डिफिकल्ट है इस कीवर्ड को रैंक करना। ओके। तो यहाँ पे ये 1 से 100 तक के बीच में ना आपको एक नंबर देता है। तो यहाँ पे 81 है, 81 मतलब काफी हाई नंबर होता है, तो मतलब कि इस कीवर्ड को रैंक हम्म। करना इंडिया के अंदर काफी हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड है ये वाला एसईओ सर्विसेज। मैंने ठीक। आपको बताया जितना आप शॉर्ट कीवर्ड लोगे ना, उस पर कॉम्पिटिशन आपको ज्यादा मिलेगा। जितना ओके। शॉर्ट कीवर्ड लोगे, जितना आप लॉन्ग कीवर्ड लोगे, उतना आपका जो है कॉम्पिटिशन लेवल कम होता चला जाएगा। ये पीडी वाला जिसमें एड पीडी एड्स पेड लाता वाला, था? हाँ पेड वाला, पेड डिफिकल्टी, कि कितना लोग इस पर कम्पीट कर रहे हैं, पेड कितना पैसा दे रहे हैं उस हिसाब से। ठीक। यहाँ देखोगे सीपीसी 94 है, मतलब कि कोई एक क्लिक का इसका 94 भी देने को तैयार है, दे रहा है। ठीक है, 94 रुपीज उसको दे रहा है कोई इस कीवर्ड के लिए। ठीक ओके। है ना, एक टूल ही हो गया ओवर सजेस्ट कीवर्ड रिसर्च के लिए। बाकी एक आता है हमारा सैमरस, काफी पॉपुलर टूल है, इनका आप यूज कर सकते हो। इनके अंदर और भी फीचर होते हैं, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च ही नहीं, और काफी और भी फीचर्स होते हैं। जब इनका आप यूज करोगे ना, आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे अगर हम इसके अंदर यूज करते हैं कीवर्ड यूज कर क्या करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कीवर्ड डिफॉल्ट लिखा 97, कि यहाँ पे लिखा भी है कि किसी ने वेरी हार्ड, कि इस कीवर्ड पे रैंक करना बहुत हार्ड है। ठीक है, ट्रैफिक देखो इस कीवर्ड पे कितना है, 3 लाख इंडिया के अंदर। ठीक है, सीपीसी कितना है, इंटेंट यहाँ पे देखो, इंटेंट मैंने आपको बताया था इंटेंट का, कि इस कीवर्ड के पीछे यूजर क्या चाहता है। अब यहाँ समझते हैं, जैसे मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ गूगल पे, आपको यहाँ एनालाइज करोगे कि इस कीवर्ड के अराउंड यहाँ पे क्या आ रहे हैं। यहाँ पे देखो आर्टिकल आ रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे आर्टिकल है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस कीवर्ड के अराउंड। तो यहाँ पे इंटेंट जो है हमारा क्लियर होता है कि यूजर क्या चाहता है। यहाँ पे यूजर इन्फॉर्मेशन चाहता है इस कीवर्ड के लिए। अगर हम जैसे ठीक। डिजिटल मार्केटिंग है, अब यहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करने लग जाओगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक नहीं होगी, बहुत रेयर चांस है यहाँ रैंक हो। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटेंट वो मैच नहीं होगा यूजर से। आपका जो सर्च इंटेंट है वो मैच होना चाहिए जब भी आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, इन सभी ने ब्लॉग डाले हुए, आर्टिकल डाले हुए हैं, अब यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट ला के सेल करोगे इस कीवर्ड के लिए, तो उसके बहुत रेयर चांस है कि वो रैंक हो फर्स्ट पेज पे। तो सर्च इंटेंट बहुत मैटर करता है। जब भी आप कीवर्ड्स निकालते हो तो ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करना है जो आपके सर्च इंटेंट से मैच हो। ठीक है, जैसे काफी सारे टूल, जैसे इसने बता दिया कि इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, इन्फॉर्मेशनल, मतलब कि इस कीवर्ड पे के लिए यूजर क्या इन्फॉर्मेशन चाहता है। ठीक है, अगर जैसे मैं तो कोई इन यहाँ, हाँ बताओ। हाँ, जैसे अब गूगल में हो गया, तो इन सब में भी ऐसा है कि आप स्पेसिफिक कर सकते हो एक प्लेस को, शायद दिल्ली आपने बताया अभी। हाँ, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे उनमें मैं भी। यहाँ मैंने इंडिया करा है, आप दिल्ली यहाँ पे देख सकते हो, या फिर कोई भी लोकेशन देख हम्म, सकते हो, है ना, कोई भी हिसाब से। जैसे अगर मैं दूसरी कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ, मान लो मैं यूएसए के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं यूएसए में देख सकता हूँ इस कीवर्ड पे क्या सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1,65,000 कुछ इस पे मंथली वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम समझते हो क्या होता है? कि मंथली वो कितनी बार कितना सर्च हो सर्च हो रहा रहा है। है एक महीने में? हाँ हाँ, वही चीज़ कि लोग कितनी बार उसको सर्च कर रहे हैं। ठीक। ठीक है, जैसे इसने बताया कि 97 कीवर्ड डिफिकल्टी है, वेरी हार्ड है इस कीवर्ड पर रैंक करना। आप यहाँ पे देखोगे यूएसए में यहाँ पे कमर्शियल भी है, मतलब कि इस कीवर्ड के अराउंड लोग यहाँ पे क्या है, कुछ सर्विस भी बाय करना चाह रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग यूएसए के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ठीक। पता चल जाता है इंटेंट। बाकी आप इसको यहाँ एनालाइज करोगे ना खुद से, तो आपको खुद से पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नाइकी शूज, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आएंगे अगर मैं एक कीवर्ड डालता शूज हूँ? आएंगे ऊपर सबसे पहले। शूज आएंगे ना। जैसे मैं सर्च किया तो यहाँ पे आप देखोगे ई कॉमर्स वेबसाइट आएंगी जो कुछ सेल कर रही है, ये देखो, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इंटेंट क्या, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, मेरे कीवर्ड से पता चल रहा है कि मैं हम्म। कुछ खरीदना चाहता हूँ। तो अब यहाँ देखोगे वेबसाइट भी ऐसी आएंगी ई कॉमर्स वाली, कुछ जो कुछ सेल कर रही है। ठीक है, अगर सपोज करो अब मैं यहाँ पे मैंने कोई आर्टिकल लिखा है बेस्ट नाइक शूज फॉर मैन, तो क्या मेरी वेबसाइट यहाँ पे रैंक होगी? मैंने कोई आर्टिकल लिखा है, बताओ। क्या बहुत रे मतलब? मैं ये कह रहा हूँ, सपोज करो मैं ये नाइक शूज है, मैंने कोई आर्टिकल लिखा है नाइक शूज के ऊपर, जैसे यहाँ पे आर्टिकल लिखा ना, ये मैं कोई हम्म। प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है कि नाइक शूज होता क्या है, क्या बेनिफिट है। ठीक है, मैंने कोई ऐसा आर्टिकल लिखा है, तो क्या मेरी वेबसाइट यहाँ पे रैंक होगी इस कीवर्ड पे? बताओ, हो चांस है उसके? सकती है तो थोड़े बहुत है बस। बहुत रेयर लेकिन चांस है, बहुत रेयर, जी। क्योंकि जो कीवर्ड से जो इंटेंट है ना वो मैच ही नहीं होगा। हाँ, तो क्योंकि गूगल नाइकी आप, शूज का मतलब ही हाँ सीधा ये हाँ है कि बंदा परचेज करना चाह रहा है। हाँ हाँ, वही चीज, क्योंकि फिर गूगल आपको यहाँ रखेगा ही नहीं। आप दूसरे पेज पे आ जाओगे, लेकिन पहले पेज पे बहुत रेयर चांस है नहीं आओगे। ठीक है, तो आपका जो इंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक। जैसे नाइक शूज है, तो हमें मेक श्योर करना है कि आप जिस वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कुछ सेल कर रही हो। ठीक है, अगर कोई सर्च करता है जैसे बेस्ट नाइक शूज अंडर 500, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ आर्टिकल आ जाए या फिर कुछ अलग आ जाए या कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, है भैया ना। पूछो। भैया अगर यहाँ पे अगर हम सर्च पर डालेंगे अगर केवल स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स शूज जैसे हम डालते हैं, बोलो। हाँ तो इसमें जैसे जो जो सभी रिकमेंडेशंस आएंगे फॉर एग्जांपल नाइकी वाइकी के ठीक है, स्पॉन्सर्ड होंगे ये भी? हाँ नहीं, इसमें कोई स्पॉन्सर आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखोगे ना, आपको जिस पे लिखोगे ना स्पॉन्सर्ड। ऊपर गया, इस साइड दूसरी साइड गया था अभी। एक मिनट, ये से पूरा। स्पॉन्सर, ये ऐड है, ये पेड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये गूगल ऐड के थ्रू आए हैं। ठीक है ना, ठीक। ये ऑर्गेनिक नहीं है। जो ओके। यहाँ पे देखोगे ना, ये जैसे ये ऑर्गेनिक है, इन्होंने ऑप्टिमाइज किया वेबसाइट को, ये एसईओ से आए हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसके ऊपर ऐड नहीं लिखोगे या जैसे फिर हमने प्रॉपर केवल एक कोई जैसे ब्रांड कोई हमने डाला नहीं है जैसे, हाँ हाँ, जैसे मैंने ठीक कोई है तो ब्रांड नहीं ये डाला। जैसे फॉर हम्म, एक मिनट, ठीक है, मैंने ये करा, ठीक है। बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप? हेलो हेलो, हाँ हाँ, बताओ क्या कहना चाह रहे हो, मुझे बताओ। मैं ये कहना चाह रहा था जैसे हम्म हम प्रॉपर एक स्पोर्ट शूज ऊपर डाल रहे हैं हम्म तो ये क्या बोलते हैं आप जैसे नीचे करोगे एक मिनट नीचे कर लिया मैंने इसमें, कर। हम्म जैसे इसमें डाला ना स्पोर्ट्स शॉप द लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ न्यू बैलेंस स्पोर्ट शूज, तो हमने हम्म, ब्रांड तो कोई डाला नहीं, तो ये जैसे न्यू बैलेंस का कैसे दिखा दिया इसने? न्यू, ये कीवर्ड देखो, स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स शूज, इसके वेबसाइट से हमारा जो मैच हो रहा है कहीं ना कहीं, कीवर्ड रिलेवेंट है। ठीक है, कीवर्ड इससे मिलता जुलता है, ये जो हमने कीवर्ड सर्च किया ना, जरूरी नहीं है हम्म। कि स्पोर्ट्स शूज एग्जैक्टली इसकी वेबसाइट में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये शूज भी तो सेल ही कर रहा है ना, इस वेबसाइट पर आओगे देखोगे शूज ही है ना यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। हाँ, कहीं अगर हर अगर जगह यहाँ स्पोर्ट्स शूज अगर लिखा अगर हुआ है। यहाँ सर्च करोगे देखो यहाँ स्पोर्ट्स भी है, देखो स्पोर्ट्स शूज है ना,
ये देखो, या कर सकते। तो ये इस कीवर्ड से मैच हो रहा है ना, इसलिए तो उसको गूगल रिकमेंड कर रहा है, ऊपर उसको रैंक कर रहा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ न्यू बैलेंस का कोई ब्रांड हो, यहाँ पे कोई भी आ सकता है अगर वो उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज होगा वेबसाइट उसके लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे देखो एडिडास का है। अब स्पोर्ट्स शूज, रनिंग शूज यहाँ पे देखो मैच हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट कीवर्ड भी आते हैं, कुछ मिलते जुलते कीवर्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स, तो उनको भी गूगल रैंक करता है आपकी वेबसाइट को। ओके भाई, ओके। ठीक है ना, ठीक ठीक। तो ये कीवर्ड से टूल्स हैं, ओवरसेस्ट हो गया, सैमरस हो गया, बाकी गूगल कीवर्ड प्लानर है ना, इनका यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया दिया कि कैसे कैसे आप कीवर्ड फाइंड करने हैं। आपको स्टार्टिंग में लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स पर काम करना है, जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 500 तक होना चाहिए, है ना, जब भी आप किसी वेबसाइट पर काम करोगे। ठीक। ठीक है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स मैंने आपको बताया कीवर्ड दो तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड जैसे कुछ एक दो वर्ड के होते हैं, जैसे एसईओ, फिटनेस, स्मार्टफोन्स, ये क्या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। इन शॉर्ट टेल कीवर्ड पे क्या होता है, सर्च वॉल्यूम हाई होता है कंपटीशन इस पे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे। जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी डिजिटल मार्केटिंग पे, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इसमें कंपटीशन काफी हाई है। फिर आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है, काफी जो एक दो कीवर्ड से ज्यादा होते हैं, वर्ड से ज्यादा होते हैं, जैसे मान लो एक कीवर्ड है बेस्ट एसईओ टिप्स फॉर बिगिनर्स, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। इसपे क्या होता है, कीवर्ड लॉन्ग टेल है, इस पे डिफिकल्टी कम होती है, कम लोग इनको काम, इन कीवर्ड्स पे कम लोग काम कर रहे कंपटीशन होते भी हैं। लो होता है। हाँ, कंपटीशन भी कम होता है इस पे, है ना। सर्च वॉल्यूम तो आपको यहाँ पे देखो कम देखने को मिलेगा लोग, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, जो मोस्टली जो आते हैं वो शॉर्ट टेल कीवर्ड के पीछे भागते हैं, क्योंकि इजियर हो मतलब वो सर्च करने में, इसलिए कि हाँ ज्यादा ना हाँ लिखना पड़े। हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको स्टार्टिंग में किसी वेबसाइट पर काम करोगे तो आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम करते हो तो। अगर आप जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड पर काम, जैसे आपको यहाँ पे स्मार्टफोन्स है, आप अगर इस कीवर्ड पर काम करोगे तो हो सकता है आपको सालों लग जाए उस कीवर्ड पर रैंक करने के लिए, क्योंकि वो कीवर्ड इतना कॉम्पिटिटिव है ना कि आपको सालों लग जाएंगे उस कीवर्ड पर रैंक करने के लिए। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करो, देन धीरे धीरे आप कीवर्ड जो है हाई डिफिकल्टी वाले, फिर देन उस पर काम कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में जो है ना, इजी कीवर्ड्स लो जिसपे कंपटीशन लेवल कम हो, ठीक। आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसमें। ठीक है, ओके। फिर आता है हमारा टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। टाइटल टैग्स पता क्या होता है? जो हमारा क्या बोलते हैं, प्रॉपर कोई टाइटल है जो उसमें हम टैग्स लगाते हैं, हाँ, मतलब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये पोस्ट है, जो ये है ना, ये या फिर जो आपको ऊपर यहाँ देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ये चीज जो आ रही है ना, ये टाइटल है इस पेज का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइटल। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च, इसको दिखाता हूँ मैं सर्च करके, एक मिनट। देखो, मैं आपको कुछ क्वेरी बताता हूँ, अगर आपको चेक करना है कि कोई जो यूआरएल आपका गूगल में इंडेक्स है या नहीं है, कि या फिर किसी भी यूआरएल को आप चेक कर सकते हो, उसके लिए आप यहाँ लगाना साइट कोलोन का सिंबल और डायरेक्ट आपको यूआरएल डाल देना है। अगर आप ये डालोगे तो आपको ये दिखा देगा कि ये जो पेज है गूगल में इंडेक्स है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स है गूगल में। अब यहाँ पे आपको देख रहे हो ये चीज, ये टाइटल है जो यहाँ पे दिख रहा है, और जो नीचे आ रहा है ये आता है डिस्क्रिप्शन, जिसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, ये होता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, ये होता है हमारा टाइटल। टैग्स जो हेडलाइंस होती है अंदर। हाँ, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं टाइटल टैग्स, ये टाइटल, ये ऊपर आ रहा है इसको ब्लू इसको लाइन में। पूरा टाइटल टैग्स कहते हैं। हाँ हाँ, और ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन जो नीचे आता है। ठीक है, ठीक। टाइटल टैग्स को आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बात करते हैं टाइटल टैग कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। टाइटल टैग्स के अंदर आपको ना ऐसे कीवर्ड्स यूज करने होते हैं हाई सीटीआर वाले, जिसमें मतलब कि यूजर देखते क्लिक कर दे ना, ज्यादा लोग उस पर क्लिक करेंगे ना तो गूगल उसको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा उसको, उस वेबसाइट के उस टाइटल को या उस पेज को। जैसे मान लो ये यूआरएल है, टाइटल है, अगर मैं टाइटल में कुछ ऐसी हेडलाइन लिखी है कि यूजर उस पर क्लिक कर दे, जैसे आपने यूट्यूब में देखोगे थंबनेल आते हैं काफी अट्रैक्टिव आते हैं, आप देखते हो उन पर क्लिक कर देते हो, होता ना आई कैची थंबनेल जो होते हैं, आपको भी ऐसे टाइटल बनाने होते हैं कि यूजर देखते क्लिक कर दे। ठीक इंटरेस्टिंग। है, हाँ, इंटरेस्टिंग ऐसे टाइटल होने चाहिए। आप ऐसे कुछ फ्रेज यूज कर सकते हो कि हाई बेस्ट, इस तरीके से बेस्ट ऐसे सर्विसेज, या फिर टॉप, इस तरीके से कीवर्ड यूज करो। या फिर एक्सपेरिमेंट करते करते देखो कि लोग क्या प्रेफर करते हैं ज्यादातर क्लिक करना, तो आपको ऐसे कीवर्ड्स अपने टाइटल में रखने होते हैं। सेम ऐसे मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको इस तरीके से आपको आई कैची बनाना होता है कि यूजर आपको, जैसे यहाँ पे है, अब यूजर अभी वेब पेज पे वेबसाइट पे तो गया नहीं है, अगर उसको यहीं पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो देखते हैं उस पर क्लिक कर दें। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, बेस्ट एसईओ कोर्स इन दिल्ली, ठीक है, और मुझे इनके डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा कुछ मिल गया हाई सीटीआर देखते ही, जैसे यहाँ पे देखोगे रिव्यूज आ रहे हैं कि भाई इसको अच्छे खासे रिव्यूज मिले हुए हैं। ठीक है, या फिर ये कंपनी है, अवार्ड विनिंग कंपनी है, मुझे यहाँ पे नीचे देखते ही मिल गया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि
यली अफसर कुछ 14 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, तो मैं मेरे चांस है कि मैं क्लिक कर सकता हूँ देखने के लिए। तो आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन भी बनाना होता है क्या चीज कि देखते यूजर उसको ज्यादा देखते क्लिक कर दें। अब बात आती है कि हम इफेक्टिव टाइटल टैग कैसे लिख सकते हैं, कि एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल टैग कैसे बनाना होता है। तो हमारा एसईओ टाइटल होता है ना, कोई टाइटल होता है, उसकी जो लेंथ होती है मिनिमम 60 कैरेक्टर रखनी होती है हमें। जैसे अभी यहाँ देखोगे, मैं आपको जो मैंने सर्च किया था, इसकी जो है टाइटल की लेंथ काफी ज्यादा है। ये देखोगे, मैं आपको सर्च करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे हम चलते हैं एक बार वर्ड काउंटर टूल पे। तो ये देखो इसकी लेंथ कितनी है, 76 कैरेक्टर है। ये ज्यादा है, काफी ज्यादा है। अब इससे यहाँ पे एक चीज क्या हो रही है, देखो मेरा जो टाइटल है वो क्रॉप हो रहा है, वो पूरा नहीं दिख रहा है, यहाँ देखोगे एंड में है ना, वो क्रॉप हो रहा है। और मोबाइल में तो और भी कम हो जाएगा ये, अगर मैं इसको मोबाइल में दिखाऊँ यहीं से, तो देखो ना यहाँ पे ये चीज क्रॉप हो रही है यहाँ पे मोबाइल में भी, मोबाइल में और कम दिखेगा यहाँ पे टाइटल। तो आपको जो टाइटल की लेंथ होती है ना, वो आपको 60 कैरेक्टर रखनी होती है। इससे क्या होगा, टाइटल आपको पूरा दिखेगा वहाँ पे, है ना, यूजर को भी दिखेगा, और वहाँ पे एक तरीके से ये दोनों के लिए बेनिफिट है, गूगल के लिए भी और यूजर के लिए भी। ठीक। आपकी जब भी आप कभी टाइटल ऑप्टिमाइज करोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी 60 कैरेक्टर की लिमिट होनी चाहिए टाइटल की, ठीक है। फिर उसके अंदर जो हम हमारे जो कीवर्ड्स हमारे कीवर्ड होते हैं ना, हमारे जो कीवर्ड होते हैं जो भी हम कीवर्ड निकालते हैं, फाइंड करते हैं किसी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, तो जो हमारे कीवर्ड होते हैं, एक होता है प्राइमरी कीवर्ड होता है, जो जिसको हम मेन कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड जिस पे हम मेन कीवर्ड होता है, जिस पे हम रैंक करना चाहते हैं, कुछ सेकेंडरी एक दो कीवर्ड मिलते जुलते कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने टाइटल के अंदर प्राइमरी कीवर्ड यूज करना होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले गूगल में सबसे पहले यही चीज दिखेगी यहाँ पे। जैसे मैं अगर यहाँ आता हूँ, सबसे पहले यहाँ देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे टाइटल ही दिखता है। तो अगर आपका कीवर्ड यहाँ पे होगा ना टाइटल में, तो ज्यादा चांस है कि आपके रैंक होने के। गूगल को टाइटल में सबसे पहले मिलेगा, तो समझ में आएगा कि कीवर्ड जो है मैच कर रहा है आपकी वेबसाइट से। आपको अपना जो मेन कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड जिस पर आप काम कर रहे हो, उसको आपको टाइटल के अंदर यूज करना है। ठीक। टाइटल टाइटल क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए, जो भी आपकी वेबसाइट, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है, या फिर जो आपका पेज जिस बारे में भी है, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बताया, आई कैचिंग आपका टाइटल होना चाहिए, कि यूजर उस पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक करे। जितना ज्यादा लोग उस पर क्लिक करेंगे, उतना गूगल को एक ग्रीन सिग्नल जाएगा कि लोग ज्यादातर इसको पसंद कर रहे हैं, तो इसको ज्यादा रैंक करना चाहिए। टाइटल के अंदर ठीक। आपको कीवर्ड स्टफिंग पता क्या होता है आपको, कीवर्ड स्टफिंग? अब वही मतलब जैसे अभी बताया ना कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक उसमें हम्म। सब कुछ घुसा दिया। हाँ, अब तो ओवर नहीं करना। हाँ हाँ, जैसे आपको अब जैसे कोई टाइटल है, आप उसमें एक ही कीवर्ड को बार बार यूज कर रहे हो, कि आप गूगल उसको ज्यादा वो रैंक करेगा, ऐसा नहीं करना आपको। नेचुरली यूज करना है, मतलब कि वहां पे उस कीवर्ड का मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कीवर्ड रख दिया वहां पे, सीधा सेंस भी निकलना चाहिए, मीनिंग भी निकलना चाहिए वहां पे उस कीवर्ड का। इसका मतलब है कि उसको ठूसना नहीं है जबरदस्ती, ओवर यूज नहीं करना, बार बार यूज कर दिया एक कीवर्ड, बाद में पहले यूज कर दिया, फिर ध्यान दोबारा यूज कर दिया एंड में टाइटल के, ऐसा आपको नहीं करना। सेम ऐसे डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है, डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ होती है वो होती है 160 कैरेक्टर। छोटी छोटी चीजें ना आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, कि टाइटल की लेंथ कितनी होती है एसईओ की, मेरा डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी होती है, ठीक है। तो आपको लेंथ पता होनी चाहिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ होती है वो होती है 160 कैरेक्टर है। ये ध्यान रखना, कैरेक्टर्स हैं, वर्ड नहीं, कि अगर आप सोचो कि वर्ड है 160 वर्ड, ठीक। तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक श्योर ये करना कि आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है, मेरा डिस्क्रिप्शन, वो आपको 150 के बीच में, 160 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप इस लेंथ में रखोगे ना, तो जो आपका वो है मेरा डिस्क्रिप्शन, वो आपको पूरा विजिबल होगा वहां पे सर्च में, क्रॉप नहीं होगा, पूरा क्रॉप नहीं होगा कि आधा दिख ही नहीं रहा वहां पे। इसके अंदर भी जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपको यूज करना होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, बेसिक रूल है, कि आपको अपने जो कीवर्ड है टाइटल के अंदर, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करना होता है आपका कीवर्ड्स, ठीक है ना। क्योंकि यही सबसे पहले फर्स्टली जो है लोड होंगे सर्च में, सबसे पहले यही दिखेंगे यूजर को भी, और एज ए गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो क्लियरली होना चाहिए। वो एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आपका डिस्क्रिप्शन लिखते हो किसी पेज का, आपको अपनी उस पेज के अंदर से कंटेंट कॉपी करके डिस्क्रिप्शन नहीं डालना। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, कि जो आप कोई पेज पे कंटेंट डाला हुआ, उसकी कंटेंट कॉपी का बीच में से कहीं से, और डिस्क्रिप्शन में जाकर डाल दिया, ऐसा आपको कभी नहीं करना। आपको खुद से लिखना है, यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नीचे से कहीं कंटेंट कॉपी करके डाल दिया। एक तरीके से उस सारे को एक थोड़े से वर्ड्स हाँ में हाँ डिफाइन करना है। हाँ, बस यही आपको कंक्लूड करना है, समझ रहे हो ना, डिस्क्राइब करना, समराइज करना होता है। ठीक। ठीक। लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, मैंने जैसा आपको बताया कि कॉपी नहीं करना, बस नीचे से कहीं से आपने कंटेंट कॉपी कर लिया, आपको पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। वो सेम हो लेकिन यूनिक तरीके से हाँ, रिप्रेजेंट थोड़ा किया कुछ, हो। हाँ, आपको डिफरेंशियल कुछ यूनिक बनाना है, और ऐसा बनाना है कि आपको डिस्क्राइब हो जाए कि वो पेज है किस बारे में, ठीक है। ओके। फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि आपको कोई, आपको सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लिख ऑर्डर नाउ, बाय नाउ, शॉप नाउ, इस तरीके की कुछ वर्ड यूज कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर टाइटल के अंदर यूज कर सकते हो। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो लर्न मोर या फिर गेट स्टार्टेड करके, इस तरीके से कुछ वहाँ पे कॉल टू एक्शन जिनको हम बोलते हैं, वो यूज कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और टाइटल के अंदर भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया हेडर ओके ब्रो। टैग्स, हाँ मैंने आपको बताया हेडर टैग्स क्या होते हैं, H1 H2 H3, ठीक है, ये हेडिंग्स होती हैं कुछ हमारी।
आपको अपने कंटेंट के अंदर इनको ऑर्गेनाइज करना होता है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपने कंटेंट को। जैसे मैं आपको चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे दिखाता हूँ, पहले जैसे ब्लॉग लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे H1 हेडिंग आ गई, ठीक है, ये H1 होता है टाइटल, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या, इसको मैंने H2 में रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ अपने कंटेंट को इस तरीके से, ये H2 हो गया, ठीक है। फिर ये H2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप मैं कर सकते हो, सब हेडिंग बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ साइड में इंस्पेक्ट करके, यहाँ देखोगे यहाँ ये H4 हेडिंग है, ये वाली, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा ना H4, ये वाली हेडिंग दिखाता हूँ आपको, ये वाली H3 हेडिंग हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है। ये यूजर के लिए भी समझने की होता है, आपके हिसाब से भी ठीक है, यूजर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, ठीक है। उसको यहाँ पे हेडिंग दिख जाएगी मोटा मोटा, मान लो उसको इसके बारे में पढ़ना डाल, इस पर आ जाएगा। तो आप लंबे लंबे पैराग्राफ लिख दोगे तो यूजर को भी समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि लंबे लंबे अब आज के टाइम में कोई नहीं पढ़ता इतने लंबे लंबे पैराग्राफ, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में कन्वर्ट करना होता है अपने कंटेंट को। बोरिंग भी लगता है। हाँ, बोरिंग भी वही चीज है ना। पॉइंटर्स आपको- हो गए। हाँ, पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, छोटे छोटे 2 से 3 लाइन के पैराग्राफ बनाओ, बस यूजर को भी पढ़ने में मजा आएगा। तो इस तरीके से आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो H1 H2 इस तरीके से हेडिंग में, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से इमेज ऑप्टिमाइज करते हैं हम। आप जब भी अपनी वेबसाइट पे इमेज अपलोड करो, मेक श्योर करना है कि उसको कंप्रेस करके यूज करना है, ठीक है। साइज उसका देखना ज़्यादा हाई क्वालिटी ना हो, और इसके अंदर और टेक्स्ट यूज करना, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा करके, जब मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा आपको ना कि किस तरीके से इमेज हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इमेज ऑप्टिमाइजेशन, गूगल ने खुद से रिकमेंड किया हुआ है कि इमेज कौन सी ज्यादा, जो लोग गूगल प्रीफर करता है, एक फॉर्मेट होता है डॉट वेब पी, ये एक इमेज का फॉर्मेट होता है। आपको मेक श्योर करना जब भी आप इमेज यूज करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो वो डॉट वेब पी फॉर्मेट में होनी चाहिए, क्योंकि ये क्विकली लोड हो जाती है वेबसाइट पे। वो कैसे चलेगा, मतलब फिर इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब अब काफी सारे टूल आते हैं गूगल पे, काफी सारे टूल हैं कि वो होता है ना एक्सटेंशन कन्वर्टर आते हैं। जैसे अगर आपको जेपीजी इनटू जेपीजी को उसमें वेब पे में करना है, तो काफी सारे टूल आते हैं फ्री वाले। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो काफी सारे प्लगइन भी आते हैं जो प्लगइन से कर देते हैं। अगर कस्टम वेबसाइट है, कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है, तो आपको मैनुअली करना होगा, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई इमेज है जेपीजी में, जैसे ये इमेज जेपीजी में है, कोई भी जेपीजी में, उसको मैं करता हूँ डाउनलोड, या उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ वेब में, कन्वर्ट करोगे सीधे डाउनलोड कर लो, देन उसको यूज कर लो अपनी वेबसाइट के अंदर। अब देखोगे इसका फॉर्मेट वेब पी हो गया, ये वो लास्ट में आ गया ना वेब पी। ठीक। हाँ, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको इमेज कंप्रेस करनी है, वो काफी सारे टूल भी आते हैं इमेज कंप्रेसर। बाकी अगर वर्डप्रेस पे कर रहे हो, वर्डप्रेस में प्लगइन भी आते हैं, बाकी आप मैनुअली भी कर सकते हो इमेज कंप्रेस अपनी। जैसे इमेज है, इसका साइज देखोगे अभी यहाँ पे 160 KB आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे इमेज कंप्रेस कर सकते हो, उसका साइज कम कर देगा, क्वालिटी के हिसाब से आप कर सकते हो यहाँ पे ना साइज। 170 था, 165 KB हो गया। तो आपको ऐसे इमेज यूज करनी है, ठीक है, ताकि वो क्विकली लोड हो जाए वेबसाइट पर, आपकी वेबसाइट ज्यादा लोड ना ले। तो आज इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी कल की वीडियो में कुछ देखेंगे कल के उसमें। हाँ, कोई डाउट है आपको, कुछ पूछ सकते हो? नहीं, जो था वो करंटली जब भी पूछ लिया था, अब फिलहाल के लिए कोई नहीं है ना, कोई डाउट हो ठीक है, कोई पूछ लेना, नोट्स बना लेना कि आपको जो पॉइंट्स नहीं पता है अभी आपको पता होना चाहिए। और एसईओ में बताऊं क्या, एसईओ में ना कोई आप अगर ढूंढने जाओगे ना एडवांस कुछ नहीं मिलेगा आपको। एडवांस में सब एक ही चीज बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि एसईओ में एडवांस कुछ है ही नहीं। सिर्फ बेसिक चीजें फॉलो करो, उसी से आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गूगल के जो गाइडलाइंस होती है उनके आगे आपको चलना बस।